हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो है जी स्टडी लीव को लेकर के कि स्टडी लीव कैसे मिलती है, क्या रूल होते हैं, कितने दिन की मिलती है, कितनी सर्विस होनी चाहिए, सैलरी मिलती है नहीं मिलती, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना बिना स्किप किए, अदरवाइज अधूरी इन्फॉर्मेशन फिर आप कमेंट करोगे और कमेंट में इस तरह की जो बातें हैं वो रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि इतना समझाना कमेंट में पॉसिबल नहीं है। दो वीडियो आ चुकी है जिसमें आपकी पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, सीसीएल, हॉस्पिटल लीव ये आ चुकी है। उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, इधर जिधर कर्सर दिखा रहा हूं मैं इधर मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपको ये रूल कहाँ से मिलेंगे और मैं समझाऊंगा। तो आपको ये रूल अगर चाहिए तो आपको सक्सेस रहना वेबसाइट के ऊपर आना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा होम पेज पे ही हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज नहीं खुलेगा, आपके सामने खुलेगा जी ये वाला पेज, अभी जो खुलेगा ये पेज खुलेगा। इसमें हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में। और रूल होते हैं 10-12 तरह के, तो वो आपकी मर्जी है आप कौन सा रूल पढ़ना चाहते हैं। मैं करवा रहा हूँ जी आपको अवकाश रूल या लीव। यहाँ से है नीचे वाला ये हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर देता हूँ। अब देखिए ये रूल का पेज खुल गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टडी लीव का रूल कहाँ पे है, कितने चैप्टर में क्या कुछ है। तो चलो डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं अब। तो ये है जी अवकाश रूल का नियम। सबसे पहली बात कौन सा अध्याय है? अध्याय है जी 11वां। यहाँ पे देखो अध्याय है 11वां, अध्ययन अवकाश मतलब कि स्टडी लीव, हिंदी में होता है अध्ययन अवकाश। अब बात करते हैं शर्त क्या है इसकी, तो शर्त देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी डेफिनेशन होती है थोड़ी अजीब तरह से होती है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि एक तो शर्त ये होती है कि जो आप स्टडी के लिए जाना चाहते हो वो स्टडी आपकी पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट को ऐसा लगना चाहिए कि आप जो स्टडी करके आओगे उससे डिपार्टमेंट को फायदा, वो लोक हित में है, ठीक है, कल्याणकारी है। ये तो होता है एक पहला रूल। दूसरा, अध्ययन अवकाश आपको प्रदान कब किया जाएगा? जब प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरे के लिए जिसमें सरकारी कर्मचारी नियमित शैक्षणिक या अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हाजिर नहीं हो सकता, यदि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा लोक हित के दृष्टिगत सरकार के निश्चित लाभ के रूप में प्रमाणित किया गया है। यानी कि जो आप अध्ययन के लिए जाना चाहते हो वो सरकार के लोक हित के तरह से प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ भाई ये सरकार को फायदा पहुंचाएगा, उस तरीके से। ठीक है, या कोई ऐसा कि जहां पर आप भाई ड्यूटी के साथ जहां पर पढ़ाई नहीं कर सकते, जैसे कि जो रेगुलर पढ़ाई होती है वो, जो डिस्टेंस से होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो कर सकते हो आप साइड बाय साइड। तो यहाँ पे एक तो दूसरा पॉइंट होगा ये। अब चलते तीसरा पॉइंट कि ये लोक प्रशासन के ढांचे पृष्ठभूमि संबंधित अध्ययन के प्रयोजन उल्लेख शर्तें, यानी कि जो विशेष अध्ययन या अध्ययन द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यानी कि आपका जो सक्षम प्राधिकारी है, यानी कि जो आपकी स्टडी लीव अप्रूव करेगा, एक तो उससे आपकी जो अप्रूव होनी चाहिए। दूसरी, सरकारी कर्मचारी से अध्ययन अवकाश के समय उस द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण रिपोर्ट उसकी वापसी पर प्रस्तुत करनी अपेक्षित होनी चाहिए। मतलब कि जो आपने काम किया अध्ययन के टाइम में वो पूरी रिपोर्ट आपको जब आप वापस ज्वाइन करोगे तब आपको देनी है। ये तो शर्तें हो गई। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि रूल क्या है उसका। अब आ जाते हैं रूल में कि एक तो क्या रूल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट रहता है वो ये है, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे कि सामान्यतः धन अवकाश सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा। किसको नहीं प्रदान किया जाएगा? जिसने सरकार के अधीन नियमित आधार पर 5 वर्ष से कम की सेवा हो। यानी कि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। इसमें लिखा है कि प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि जिसने 5 साल की सर्विस पूरी नहीं की उसको नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। पहली बात तो ये होगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा वो नीचे बताऊंगा उसका क्या डिफाइन कर रखा नीचे। दूसरा पॉइंट है सरकार के अधीन राजपत्रित पद धारण न किया हो, यानी कि आप किसी गजेटेड पोस्ट पे ना हो। इसका भी एक दो पॉइंट लिखा है, इसके बारे में डेफिनेशन मिलेगी, गजेटेड पोस्ट है तो क्या होगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट है जिसकी सेवानिवृत्ति देह तथा तिथि जिसको वह अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर वापसी के लिए प्रत्याशित है 5 वर्ष। यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट है डेट, जिस दिन आप रिटायरमेंट होगे उसके अंतिम 5 वर्ष में आप किसी भी तरह की स्टडी लीव पे नहीं जा सकते। यानी कि ऐसे टाइम पे स्टडी लीव नहीं ले सकते कि जब आप स्टडी करके वापस आओगे तब आपकी रिटायरमेंट की 5 साल से कम उम्र हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी वापस जाओगे स्टडी करके तो आपकी 5 साल से ज्यादा की रिटायरमेंट आयु बचनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ये। अगला है जी ये चौथा, इसमें क्या है, अध्ययन अवकाश तब तक नहीं दिया जाएगा यदि
अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। यानी कि अगर आप स्टडी लीव के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो और जो आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो अधिकारी है इस चीज के लिए जो आपको एग्री करेगा कि हाँ भाई आप जाओ, वो जब तक एग्री नहीं करता वो ये देखेगा कि आपका जो पाठ्यक्रम जो लोक हित में है नहीं है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको अवकाश नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यह शैक्षणिक या साहित्यिक विषय से भिन्न विषयों के अध्ययन के लिए नहीं होगा। यानी कि या तो शैक्षणिक हो या साहित्य में जो पीएचडी वगैरह करने जाते हैं, या उससे अलग के कोई विषय में आप जा रहे हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। दूसरा, वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस कमीशन है, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी सहमति भी जरूरी होती है। ऐसा अवकाश अगर आप विदेश से बाहर यानी कि भारत से बाहर जा रहे हो तो, भारत सरकार की बात हो रही है ये, अगर आप भारत से बाहर स्टडी के लिए जा रहे हो तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय आपको एग्री करेगा तभी आपको स्टडी लीव मिलेगी। ये तीसरा पॉइंट इसका हो गया। अब बात है जी यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है तो वो जो था वो आपका 4 दिसंबर 2017 को दिया गया था, और ये दूसरा पॉइंट जो ऊपर दिखाया गया था वो आपका 4 दिसंबर 2017 को, जब ये रूल शुरू करा उसमें लिखा था कि 4 दिसंबर 2017 को जो अमेंडमेंट हुए वो सारे इस रूल में ऐड कर दिए गए हैं। अब आवेदन कैसे करना है आपको? आवेदन करने के लिए पहला पॉइंट लिख रहा है कि आपको उचित माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि जिस जगह पे आप पोस्टेड हो आप उस ऑफिस के इंचार्ज को अपना एप्लीकेशन दोगे, वो अपने हेड को देगा, अगला हेड अपने हेड होगा, यानी कि प्रॉपर चैनल जिसको बोलते हैं उस तरीके से। ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल दोगे अपने एप्लीकेशन, मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, मुझे अवकाश दिया जाए। यानी कि आपको संपूर्ण डाटा देना है जब आप स्टडी लीव लोगे, पूरी डिटेल देनी है कि कब आप एडमिशन लोगे, किस कॉलेज में लोगे, किस तरह से आपने एडमिशन लिया, सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है, तब आपका आवेदन माना जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा कोई कर्मचारी है कि आवेदन आवेदन जो देगा उसमें पूरा ब्यौरा देना संभव नहीं है, या यदि भारत छोड़ने के बाद प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करते हैं, यानी कि अगर आप विदेश में जाके पढ़ रहे हो और यहाँ से आप कुछ सोच के गए वहां पे जाके आपका परिवर्तन हो गया, तो आप जितना जल्दी हो सके, यानी कि जैसी भी स्थिति हो सकता है वहां पे स्थिति कुछ बिगड़ जाए, जैसी भी स्थिति हो शीघ्र अतिशीघ्र आपको अपडेट देनी पड़ेगी जी मेरा ये पहले था प्लान, अब मेरा ये प्लान चेंज हो चुका है, वो अपडेट आपको देनी पड़ेगी उसमें। अब बात है कि आपको कितने दिन के लिए मिल सकता है अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव। यहाँ देखो 52वां पॉइंट है, अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा जो सरकारी कर्मचारी को एक या अधिक समय के लिए प्रदान की है, यानी कि या तो आप एक साथ ले लो या आप 2 बार ले लो 3 बार ले लो, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है, सामान्यतः किसी एक समय पर 12 मास जिसे अपवादिक कारणों के सिवाय बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि आपको एक बार में केवल 12 महीने की जो है स्टडी लीव मिलेगी। अगर आपकी 12 महीने में स्टडी लीव पूरी नहीं होती है तो ये जो आगे लाइन है अपवादिक कारणों के सिवाय, तो आपकी और आगे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, संपूर्ण सेवा के दौरान कुल 24 महीने किन्हीं अन्य नियमों के अधीन प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश को मिलाकर, मतलब कि पूरी नौकरी के अंदर आप 24 महीने 2 साल की ही स्टडी लीव ले सकते हो। अब आप कहोगे सर 2 साल में तो कोई कोर्स पूरा नहीं होगा, अगर हमारा 3 साल का कोर्स हो 4 साल का कोर्स हो तो क्या करेंगे? तो भाई उसका भी आगे जुगाड़ है। स्टडी लीव तो मिलेगी आपको 2 साल की, जिसके अंदर आपको मिलेगा हाफ पे लीव, हाफ पे लीव मिलेगी आपको 2 साल की। ठीक है। या तो 1 साल की फुल पे ले लो या आप 2 साल हाफ पे ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। हाफ पे मिलती है स्टडी लीव के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अध्ययन अवकाश को अवकाश खातों में नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अध्ययन अवकाश है वो आपकी जो छुट्टियां होती है जैसे अर्न लीव है कैजुअल लीव है उनमें से नहीं कटेगी ये 2 साल की छुट्टी। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर आपको वही कुछ जरूरत पड़ जाती है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अगर और जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, अगर आपका कोर्स 3 साल का 4 साल का है तो फिर क्या करोगे। ये देखो अगला पॉइंट यहाँ 54वां पॉइंट, अध्ययन अवकाश के साथ अन्य किस्म के अवकाश का संयोजन, मतलब कि स्टडी लीव के साथ कोई और लीव जोड़ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि अध्ययन अवकाश के साथ अन्य किस्म के अवकाश संयोजित किया जा सकते हैं, मतलब कि जो स्टडी लीव है उसके साथ कोई और भी लीव आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु किसी भी मामले में सरकारी कर्मचारी की नियमित ड्यूटियों से 28 मार्च से अधिक की कुल अनुपस्थिति वाले, यानी कि आप किसी भी तरह से 28 महीने से ज्यादा की और छुट्टी इसमें ऐड नहीं करवा सकते। 28 महीने की, ध्यान देना, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 होते हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर 4 साल तक की 4 साल 4 महीने तक की छुट्टी कर सकते हो जुगाड़बाजी से।
ठीक है, क्योंकि 28 महीने से ज्यादा की अनुपस्थिति होती है ना, फिर वो लंबी छुट्टी मानी जाती है, वो लंबी छुट्टी की अवधि में शामिल हो जाती है। और यहाँ पे लिखा भी है कि वो अपना भाई इसमें कर सकता है एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये देखो, यहाँ पे 55 पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि जब सरकारी कर्मचारी के अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि स्वीकृत अध्ययन अवकाश से कम पड़ती है, मतलब कि जो आपकी छुट्टी आपने ली वो आपके कोर्स से कम हो पड़ रही है, यानी कि आपका कोर्स 3 साल का है, छुट्टी आपको 2 साल की मिली है, तो क्या होगा, तो वो अपने भाई और छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब वो वापिस आएगा तो वो उसकी जो है एक तरीके से अपनी सहमति दे देगा वहां पे, अगर पहले सहमति नहीं करी है, यानी कि अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूटी पुनः ग्रहण करेगा तब, जब तक अवकाश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूरी सहमति। अपनी जो एप्लीकेशन है उसको भेज सकता है कि जी मुझे 2 साल से ज्यादा की छुट्टी चाहिए मेरी, आप अर्न लीव काट लो। अर्न लीव भी खत्म, पहले तो कैजुअल कटेगी, कैजुअल लीव काट लो, वो भी खत्म हो जाती है तो अर्न लीव काट लो। और उसके बाद भी अगर खत्म हो जाती है फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप विदाउट पे चले जाओगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है कि अगर आपकी सभी छुट्टियां खत्म होने के बाद भी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो आप लास्ट में विदाउट पे हो जाते हो, फिर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन कैजुअल लीव की, अर्न लीव की पूरी सैलरी मिलेगी। अब बात है कि जब आपको वेतन कितना मिलेगा, वैसे मैंने बता दिया आपको हाफ मिलती है, लेकिन फिर भी उसमें भी कंडीशन है कि अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन क्या मिलेगा। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई आपको वजीफा मिल रहा है, या कोई किसी भी तरह का डोनेशन आपको अगर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी वाले को हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप आपकी सैलरी में से कटेगी पहले तो। अगर आपकी स्कॉलरशिप 30,000 है, 35,000 है और आपकी सैलरी 40,000 है, तो आपको केवल 5,000 रुपया मिलेगा, यानी कि जो सैलरी आपकी है उसमें से आपकी स्कॉलरशिप काटने के बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा अवकाश वेतन। लेकिन अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो आप भाई अर्ध वेतन ले सकते हो, आधा वेतन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और आपको समय समय पे जो आपका डीए डीए सब कुछ मिलेगा, और जो स्टडी लीव होगी उसको भी नौकरी में गिना जाएगा, वो भी बताऊंगा। प्रमोशन वगैरह के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो भी गिना जाएगा, वो भी आगे रूल बताऊंगा। अध्ययन भत्ता भी मिलता है, वो आपको 24 महीने से ज्यादा नहीं होगा अध्ययन भत्ता, यानी कि जो 2 साल की स्टडी लीव होती है उसी के लिए अध्ययन भत्ता मिलता है आपको। और फीस वगैरह मिलती है वो बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जिसके लिए अध्ययन भत्ता प्रदान किया जा सकता है 24 माह से अधिक नहीं होगा। आप जो अध्ययन करोगे उसमें आपको कोई अलग से अलाउंस दे सकती है जो आपका डिपार्टमेंट है, वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपने किस कॉलेज में लिया, जो भी है वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे लिखा भी है अध्ययन भत्ता सरकारी कर्मचारी से प्राप्त लिखित में वचन के अध्ययन अस्थायी रूप से प्रत्येक मास की समाप्ति पर भुगतान किया जा सकता है कि वह उपस्थिति या अन्यथा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसे असफलता के प्रमाणिक, यानी कि आपको हर महीने के लास्ट में आपसे लिखवा लिया जाएगा, आप पढ़ रहे हो अध्ययन भत्ता आप लेना चाहते हो तो आपको हर महीने के लास्ट में अध्ययन भत्ता मिलेगा। और अगर वो आपने जो दावा किया, यानी कि आपने कहा कि जी मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे दो, अगर वो गलत पाया गया तो आपकी जो जो भी आपने अध्ययन भत्ता लिया वो आप उल्टा भी दोगे फिर सरकार को। यहाँ पे लिखा है कि सरकार के पास अदायगी भी होगी उसकी वापिस। ठीक है जी। इसके बाद एक बात और है, सिवाय 14 दिन की अधिकतम अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर पड़ने वाली लंबी छुट्टी के दौरान कोई भी अध्ययन प्राप्त नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है वहां पे 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी, तो आप 14 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन का आपको अध्ययन भत्ता मिलेगा। लेकिन 14 दिन से अधिक अगर छुट्टी है तो आपको अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो ये बात ध्यान कर लेना, 14 दिन से ज्यादा अध्ययन छुट्टी है तो अध्ययन भत्ता आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है, यानी कि कुल मिलाकर जब आप पढ़ाई करोगे तभी अध्ययन भत्ता ले सकते हो। अगर आप छुट्टी पे हो, उस टाइम पे छुट्टी पड़ी हुई है तो आप अध्ययन भत्ता नहीं लोगे। अगली है जी बात इसके बारे में, और चलते आगे। ये तो वही है। और अगर आप भाई कोई भी मैंने बताया स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हो तो आपको अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप अध्ययन भत्ता नहीं ले सकते, 58वां रूल ये कहता है। अब है जी यात्रा भत्ता।
अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जब आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आप यात्रा भत्ता भी ले सकते हो अगर आपको परमिशन मिली हुई है तो। अब बात है जी फीस की, आपने जिस कॉलेज में फीस लिया वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो फीस भी आप ले सकते हो। 61वां पॉइंट यही कहता है कि लेकिन इसमें एक बात है, आप क्लेम कर सकते हो उनकी, लेकिन अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, यहाँ पे लिखा है किसी भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त कर रहा है या जिसके उसके अवकाश के वेतन के अतिरिक्त कोई भी आप अलग से अलाउंस ले रहे हो, तो आपको अध्ययन की जो फीस है, आपकी कॉलेज की फीस है, वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और एक बंद पत्र होता है जो आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, वो आप डिपार्टमेंट जब मांगोगे परमिशन आपको अपना आप दे देंगे। 62 पॉइंट है। अब है जी अध्ययन अवकाश करने के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, आप आए भाई पढ़ के और आप कहते हो जी मुझे तो रिटायरमेंट लेनी है, तो आपको डबल देना पड़ेगा वापिस। यहाँ पे लिखा है कि अवकाश अवधि का लाभ लेने के बाद, अध्ययन अवकाश का लाभ लेने के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर वापस आने के अनुबद्ध अवधि के सेवा से इस्तीफा देता है या सेवानिवृत्ति लेता है, अन्यथा सेवा छोड़ता है, या फिर वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल रहता है, तो उसके साथ क्या होगा, तो वह राज्य सरकार द्वारा जो भी उसने वेतन लिया वो, अध्ययन भत्ता लिया वो, फीस की लागत ली वो, यात्रा भत्ता ली वो, या कोई भी आपने कोई भी खर्च सरकार से लिया उसकी दुगनी राशि सरकार को वापिस देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको त्याग पत्र मिलेगा, यानी कि उसके बाद ही आप रिजाइन दे सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, अगर आप भाई अध्ययन अवकाश से लौटे और आपके साथ कोई हादसा हो गया, तो चिकित्सक आधार पर सेवा से सेवानिवृत्ति लेने के लिए अगर आपने, यानी कि मेडिकल आधार पे अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो, मेडिकल बोर्ड आपको कह रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लो, आप काम नहीं कर सकते, तो आपको कोई भी वापिस देने की जरूरत नहीं है। या सरकार आपको रिटायरमेंट दे रही है खुद, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई वापिस नहीं देना। ठीक है, ये होती है इसका वापिस देने का रूल। अब है जी 64वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश, वेतन वृद्धि के लिए आपकी कोई बीच में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो इसमें क्या है, अगर आपने कोई भी स्टडी लीव लेके गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पॉइंट देखो 64 का नंबर 1, अध्ययन अवकाश को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, पेंशन और सीनियरिटी के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा। यह वेतन वृद्धि के लिए भी गिना जाएगा। जो आपने अध्ययन अवकाश लिया है, केवल अध्ययन अवकाश की बात कर रहा हूं मैं, 2 साल का जो टाइम पीरियड है, वो अगर उस टाइम पीरियड में आपका प्रमोशन आ जाता है तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको पेंशन भी मिलेगी। उस 2 साल में अगर आप रिटायरमेंट तो हो नहीं सकते, मतलब कि एक तरीके से वो 2 साल आपके सर्विस में गिने जाएंगे, मतलब पेंशन तो मिलेगी नहीं, बाद में मिलेगी। और आपकी जो सीनियरिटी है वो भी वहीं रहेगी, वो आपकी सीनियरिटी कम नहीं होगी 2 साल तक। लेकिन आपका कोर्स अगर 2 साल से ज्यादा है और आपने अर्न लीव ले ली और जो आपकी कैजुअल लीव वो ले ली और आपको विदाउट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर ध्यान देना, अगर आपने एक भी दिन की विदाउट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आपकी अगर मान लो 5 साल में प्रमोशन होता है और 5 साल के क्राइटेरिया में आप आ रहे हो, तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपकी सीनियरिटी लिस्ट भी वही रहेगी और सब कुछ सेम रहेगा जैसा एक नॉर्मल कर्मचारी का रहता है। लेकिन अगर आपका कोई भी एक दिन का भी विदाउट पे हुआ, ध्यान देना, एक दिन भी विदाउट पे हुए और आपका प्रमोशन आ गया, और प्रमोशन को जिस दिन उन्होंने माना कि भाई इस डेट को जिनने 5 साल पूरी कर ली वो बंदे आ जाओ, और आपका एक दिन कम रह गया विदाउट पे की वजह से, क्योंकि जितना विदाउट पे लोगे उसी दिन से आपकी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी, वो आगे चली जाएगी, वो प्रमोशन में नहीं गिनी जाएगी। अगर आपने 5 साल होने से 2 महीने पहले विदाउट पे ले लिया तो आपकी 5 साल गिनी जाएगी जब आपकी 5 साल 2 महीने ज्वाइनिंग को हो जाएंगे, क्योंकि जो 2 महीने की छुट्टी आपने ली वो आगे खिसक जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये अध्ययन अवकाश है वो गिना जाएगा, लेकिन विदाउट पे है वो नहीं गिना जाएगा। आपकी जो वरिष्ठता सूची भी रहेगी, आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी जो वेतन वृद्धि है वो भी होगी। ठीक है जी। और अगला है अध्ययन अवकाश पर बिताई गई अवधि इन नियमों के अधीन अर्ध वेतन अवकाश से बिन अर्जित अवकाश के लिए नहीं गिनी जाएगी। लेकिन जो आपने अध्ययन अवकाश पर बिताई है, जो भी आपने अध्ययन अवकाश लिया, उसमें आपको कोई भी अर्जित अवकाश अर्न लीव नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है हर 24 दिन में एक अर्न लीव मिलता है हमें, जब हम ड्यूटी करते हैं तब।
लेकिन आप पहले से ही अध्ययनावकाश पे हो, पहले ही लीव पे गए हुए हो, तो आपको इन 2 साल में कोई भी अर्न लीव नहीं मिलेगी। ध्यान दे लेना, जब भी आप हाफ पे लीव पे जाओगे, चाहे वो अध्ययन के लिए जाओ चाहे किसी के लिए भी जाओ, जब आप हाफ पे लीव पे जाओगे तो आपको अर्न लीव नहीं मिलेगी। तो ये है भाई स्टडी लीव का टोटल, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। 5 साल की सर्विस होती है, पेंशन, वरिष्ठता सूची, सब कुछ बता दिया, क्या पैसा मिलता है, फीस मिलती है नहीं मिलती, क्या रूल होता है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपका डाउट क्लियर होगा। तो ये थी वीडियो। अगली वीडियो किस रूल की देखना चाहते हो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रहना आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।